साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी पैडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के 300 प्लस प्रश्नों की सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 5। साथियों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो का पूरा मकसद है आपकी 15 में 15 की तैयारी करवाना। आप सभी जानते हैं साथियों हिंदी भाषा में 15 नंबर की पैडागोजी आती है, तो साथियों वही 15 नंबर की तैयारी करवाना इस वीडियो का पूरा उद्देश्य है। साथियों इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 121, आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है? साथियों आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चों को आपने देखा होगा दीवारों पर, कापियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते रहते हैं। तो साथियों इन्हें आप किस तरह से देखेंगे? आरंभिक साक्षरता का यह भाग है, अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है, गणित का सीखना है या भाषा अधिगम है? बताइए। तो साथियों आरंभिक वर्षों के दौरान जो बच्चे दीवारों में, फर्श पर या साथियों कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं वह साथियों आरंभिक साक्षरता का भाग है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 122, कक्षा 1 की भाषा की, साथियों कक्षा 1 की भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य चित्र छपा हुआ है। क्या साथियों कक्षा 1 की एक भाषा की पाठ्यपुस्तक है, उसके पहले पृष्ठ में एक मेले का दृश्य चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है? साथियों एक पाठ्य पुस्तक है कक्षा 1 की हिंदी भाषा की या भाषा की, उसमें साथियों पहले पृष्ठ पर क्या है? मेले का दृश्य चित्र छपा हुआ है। तो साथियों इस चित्र का छपा होने का क्या उद्देश्य है? तो साथियों चित्रों को देखने में मजा आता है इसलिए छपा हुआ है, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, उन्हें मतलब साथियों बच्चों को पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि कराना। बताइए क्या उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ पेज पर मेले के दृश्य चित्र के छापने का? तो साथियों इसका उद्देश्य है चित्र को समझना तथा उसका विश्लेषण करना। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है? किसके रूप में साथियों? युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। बताइए भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है? तो साथियों शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 124, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? लिखित परीक्षा, श्रुतलेख, दत्त कार्य या अवलोकन? बताइए कौन सा है जो सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? तो वह साथियों अवलोकन। अवलोकन द्वारा क्या होता है? सीखने का आकलन सबसे प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 125, विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? यानी विद्यार्थी के साथ में जब शिक्षक आकलन कर रहा होता है तो उस समय बच्चे की जो प्रगति है उसकी तुलना किससे करनी चाहिए? कक्षा में अन्य बच्चों के साथ, तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, या अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ? बताइए साथियों आप एक शिक्षक के रूप में, आप भावी अध्यापक अध्यापिका हैं साथियों, बताइए आप एक शिक्षक के रूप में एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की प्रगति की तुलना आप किससे करेंगे? क्या साथियों कक्षा के अन्य बच्चों के साथ करेंगे? क्या तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ करेंगे? या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ करेंगे? या फिर साथियों अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ करेंगे? तो साथियों आप अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ उसकी तुलना करेंगे, क्योंकि साथियों यदि आप कक्षा में अन्य बच्चों के साथ उस बच्चे की तुलना करेंगे तो उसमें हीन भावना आ जाएगी और वो
सीखने से क्या होगा, भागने लगेगा, यानी दूर हटने लगेगा, उसको क्या होगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। तीव्र गति से, यदि साथियों जो बच्चे उस बच्चे से ज्यादा तेजी से सीख लेते हैं, आप उनसे भी तुलना करेंगे तब भी बालक के अंदर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ करेंगे तो साथियों धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं उन पर भी निगेटिव इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 126, भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं, शिक्षार्थी भाषा के स्वनिमिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। बताइए साथियों, भाषा के साथ संलग्नता इसका क्या अर्थ है? यानी भाषा की संलग्नता का मतलब होता है साथियों भाषा के साथ जुड़ाव। इसका क्या अर्थ हो सकता है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। यह साथियों भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ कहलाएगा। क्या साथियों, शिक्षार्थी जो है वो उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति में, प्रत्यक्ष पद्धति में, गतिविधि आधारित अधिगम में, विभिन्न दर्शन या ही ग्रहणशील पद्धति में? बताइए किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? कौन सी साथियों अधिगम की ऐसी पद्धति है जिसमें शिक्षक को हर प्रकार की पद्धति के बारे में जागरूक होना चाहिए? तो वह है साथियों विभिन्न दर्शन या ही ग्रहणशील पद्धति के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों व्याकरण अनुवाद विधि यह केवल एक पद्धति है, प्रत्यक्ष विधि यह भी केवल एक पद्धति, गतिविधि आधारित विधि यह भी केवल एक पद्धति है, लेकिन साथियों यहाँ पर विभिन्न शब्द आए हैं, विभिन्न जो दर्शन या ही ग्रहणशील यानी ग्रहण करने वाली पद्धतियां हैं, इसमें शिक्षक को सभी पद्धतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या कौशल आधारित उपागम? बताइए कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? बताइए संप्रेषणात्मक दक्षता यानी मजबूती, संप्रेषण में बच्चा अच्छा हो जाए तो वह साथियों संप्रेषणात्मक उपागम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण क्या होता है साथियों? तो भावों एवं विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 129, भाषा कक्षा में काव्य ... वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद पढ़ाया जाना चाहिए, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, कवि और कविता के बारे में अधिक है? बताइए भाषा कक्षा में काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों भाषा कक्षा में काव्य समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण? बताइए साथियों ग्रहण कौशल कौन कौन से हैं और साथियों उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं? बताइए कौन से हो जाएंगे? तो साथियों जो उत्पादक कौशल है वह है वाचन तथा लेखन। क्या है साथियों? वाचन तथा लेखन। और साथियों ग्रहण कौशल कौन कौन से हैं साथियों? तो पठन तथा श्रवण जो है ग्रहण कौशल हैं। यानी साथियों पढ़ने से हम चीजों को ग्रहण करते हैं, साथियों पढ़कर आप चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं। ध्यान हो आपको तो पढ़कर आप याद करते हैं। हालांकि रटना, यहाँ रटने की बात नहीं हो रही, आप पढ़कर चीजों को समझकर याद रखते हैं, ये ग्रहण कौशल हो गया। सुनकर भी आप चीजों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, ये याद रखते हैं, तो यह भी ग्रहण कौशल हो गया। वाचन द्वारा आप साथियों विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं यानी उत्पाद करते हैं। लेखन द्वारा भी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी वाचन तथा लेखन क्या हो जाएगा, उत्पादक कौशल हो जाएंगे। और पठन तथा श्रवण ग्रहण कौशल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है, यानी प्रामाणिक रूप से सुनने का उदाहरण है? सस्वर पठन,
कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना? बताइए। प्रामाणिकता की बात हुई है, तो साथियों जो प्रामाणिकता की बात हुई अर्थात साथियों रेडियो प्रसारण एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, कहानियां बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को, केवल लिखित अभिव्यक्ति या व्याकरण एवं मानक भाषा को? बताइए। कहानियां बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, उसके भाषा विकास के किस पक्ष को साथियों सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? तो साथियों कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 133, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है, लेखन क्षमता का अवभूतनयन है? बताइए। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर, बताइए। तो साथियों यह प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपने देखा होगा साथियों जो प्राथमिक स्तर की पुस्तकें होती हैं उसमें चित्रों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एनसीईआरटी की आप पुस्तकें उठाकर देख लीजिए, आपने देखा होगा कि साथियों उनमें क्या है, चित्रों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कोई भी बात समझाई जाती है बालक को तो उसके बगल में आपको एक उसका चित्र भी दे दिया जाता है। इसलिए साथियों चित्रकारी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है? उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा के प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना? बताइए निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? कौन सा है साथियों? उस भाषा को बोलने का अवसर मिलना या उस भाषा का अवसर मिलना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है भारी सामग्री से हल्की सामग्री की ओर, जटिल से विभिन्न की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर? बताइए आगमनात्मक विधि कहां से प्रारंभ होती है? तो साथियों यह परिचित से अपरिचित की ओर प्रारंभ होती है। क्या साथियों? परिचित से अपरिचित की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है या साप्रयास होती है? बताइए भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चे में वो किस प्रकार की होती है? क्या साथियों अर्जित होती है या सीखी जाती है या सप्रयास प्राप्त होती है? तो नहीं साथियों, बल्कि यह क्या होती है, जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है और साथियों भाषा अधिगम की क्षमता अर्जित की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 137, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ या समाचार वाचन? बताइए मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति साथियों यानी संप्रेषण, मौखिक रूप से संप्रेषण अर्थात साथियों बातचीत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डॉट डॉट कहलाता है? सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठ्य में व्याकरण या संदर्भ में व्याकरण? बताइए पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो साथियों यह क्या कहलाता है, यह संदर्भ व्याकरण कहलाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियां, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? तो साथियों रणनीति के रूप में कहानी सुनाना यह साथियों भाषा की कक्षा में उपयुक्त है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है? क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है? इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान या टिप्पणी लिखना। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है? तो साथियों टिप्पणी लिखना यह प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है साथियों, यह बाद का कार्य है। क्या साथियों, बाद का कार्य है। प्रारंभिक क्षमता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं साथियों? आधारभूत वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता होना चाहिए, इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। ये साथियों प्रारंभिक क्षमताएं हैं, परंतु साथियों टिप्पणी लिखना ये बाद की क्षमता है। कैसी है साथियों? बाद की क्षमता है। आप किसी टॉपिक को साथियों समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो उसके बारे में टिप्पणी करेंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने के लिए अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। बताइए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी उनको दोहराता है। यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? तो साथियों यह क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथियों जब आप कभी पढ़ते हैं, कभी क्या हमेशा ही पढ़ते हैं, यदि एग्जाम निकालना है तो साथियों पढ़ना ही पड़ेगा, अपने सपने पूरे करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथियों जब आप पढ़ते हैं तो आप किसी चीज को समझने के लिए उस शब्द को कई बार क्या करते हैं? कभी कभी पुनरावृत्ति करते हैं, यानी दोहराते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। क्या किया साथियों? रीमा ने तीसरी कक्षा में, रीमा साथियों एक अध्यापिका हैं, उन्होंने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा के आधार पर? बताइए। तो साथियों रीमा ने यह जानकारी पोर्टफोलियो के आधार पर दी। किसके आधार पर साथियों? पोर्टफोलियो के आधार पर दी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है साथियों? यह एक फाइल की तरह होता है। किसकी तरह साथियों? एक फोल्डर या फाइल की तरह होता है, जिसमें साथियों बच्चे की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रगति, उसकी कमियां, सारी चीजें एकत्रित इसमें की जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन? बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों वह है बाल साहित्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना? बताइए। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वह साथियों किस भाषा में सहज महसूस कर रहा है वह पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त या घर परिवार टीवी? बताइए। कक्षा 1 के बच्चे साथियों अपने घर परिवार एवं क्या आएगा? बताइए। तो साथियों एवं परिवेश, क्या साथियों? घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। और साथियों ये जो घर परिवार और परिवेश से अर्जित भाषा है ये क्या कहलाती है साथियों? तो यह भाषा अर्जन कहलाती है। और विद्यालय में जो भाषा बालक सीखता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर? बताइए।
भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। साथियों यह किस पर बल देता है? तो साथियों यह अनुकरण पर बल देता है। भाषा सीखने का जो साथियों व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह अनुकरण पर बल देता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? बताइए कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कर सकता है? तो साथियों यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों उतने दाम लोगे, यह साथियों उसकी भाषा क्षमता का आकलन का सही प्रश्न होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। बताइए पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, बताइए जो क्या? तो जो साथियों बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चा हमेशा त्रुटियां करता ही नहीं रहेगा, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। साथ ही यदि त्रुटियां अस्थायी हैं तो स्थायी कैसे हो सकती हैं? अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? नहीं होगा, सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं, साथियों झने नहीं समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो गया साथियों? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 150, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने का विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियां भरवाना। बताइए भाषा सीखने या सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों सीखने को विस्तार देना, यानी जो सीखने का स्तर है एक तरह से कहें तो उसको विस्तार देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभिभावकों को प्रसन्न करना इसका उद्देश्य नहीं है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना भी उद्देश्य नहीं है, कापियां भरवाना भी उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देख लिया, यानी साथियों 300 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें से 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा, आपके 15 में 15 99% चांस हैं कि पूरे आपको इन 300 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। हालांकि साथियों सेम टू सेम प्रश्न कभी नहीं मिलते, कुछ ना कुछ घुमाया हुआ होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।